हेलो होमीज, वेलकम टू माय चैनल एमएफके एनिमे वर्ल्ड। सोलो लेवलिंग द रैग्नारोक के चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत होती है, जिसके अंदर हमें बताया जाता है दूसरे भगवान, एक ऐसी आइडेंटिटी जिसने पूरे यूनिवर्स को बनाया। यहाँ तक कि पूरे यूनिवर्स को ही नहीं बल्कि अलग अलग डायमेंशन के मल्टीवर्स को भी बनाया है। एंड इन सबको कहा जाता है सुप्रीम बीइंग। सुप्रीम बीइंग जो कि लगातार यूनिवर्स को क्रिएट करते रहते हैं एंड बार बार लाइफ को बनाते रहते हैं। इन सारे प्रोसेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, सोच बनती हैं एंड बहुत सारे कानून भी बनते हैं। एंड यही सारी सेम चीज़ दोहराते दोहराते जब सुप्रीम बीइंग थोड़े से बोर होने लगे तो फिर उनको कोई एंटरटेनमेंट का जरिए चाहिए था, और वो था कि अपनी बनाई हुई क्रिएशन को वॉर में जाते हुए और एक दूसरे से लड़ते हुए देखना। उनकी क्रिएशन के द्वारा जो डिस्ट्रक्शन क्रिएट किया गया था, सुप्रीम बीइंग को वो सारी चीज़ें देखना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। एंड डिस्ट्रक्शन ही ऐसी चीज़ थी जो कि उनके एंटरटेनमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, जब इस बीच में एक ऐसा इवेंट हुआ जिसने सबको चौंका के रख दिया। एक सुप्रीम बीइंग जो कि अपने यूनिवर्स को ऑब्जर्व कर रहा था और एंटरटेन हो रहा था, तब उसकी खुद की क्रिएशन ने ही उसको जान से मार दिया। जब बाकी के सुप्रीम बीइंग यानी कि गॉड को इस बारे में पता लगा तो फिर वो उसके वर्ल्ड की तरफ देखने आए कि आखिर उसके वर्ल्ड के अंदर अब क्या बचा है जो कि वो पीछे छोड़ के गया है। यहाँ तक ये सारी बातें जानने के बाद कि उसके खुद के ही बनाए हुए लोगों के द्वारा वो सुप्रीम बीइंग मारा गया था, इनसे भी उन लोगों को कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। आखिर में जिस चीज़ के पीछे वो लोग थे वो थी वो अनबिलीवेबल पावर जो कि वो सुप्रीम बीइंग अपने पीछे छोड़ के गया था। एंड यहाँ पे इस चीज़ की रेस चल रही थी कि वो बंदा इस पावर का मास्टर होगा जो कि इसको सबसे पहले देखेगा या फिर अपने पास पाएगा। एंड फिलहाल ये लोग जिस पावर के बारे में इशारा कर रहे होते हैं, ये थोड़ी थोड़ी मुझे शैडो मोनार्च यानी कि संजिन वू की पावर की तरह दिख रही थी। उसके बाद फिर चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, जिसके अंदर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट जो कि बैठा होता है और कहता है कि मेरा तो कॉलेज के अंदर एडमिशन हो चुका है। बाकी लोग जो कि बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुके होते हैं और कहते हैं तुम तो झूठ बोल रहे हो, आखिर इस जैसे का कॉलेज में एडमिशन कैसे होने लगता है। थोड़ी बहुत हंसी मजाक होती है। एंड आखिर में एक बंदा आता है जो कि संजिन वू से कहता है, आई मीन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि कंग्रेचुलेशन, आखिरकार तुम्हें आर्ट्स यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिल ही गया। सच बताऊँ तो फिर मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास ड्राइंग का इतना अच्छा टैलेंट है। उसके बाद फिर प्रोटैगनिस्ट जिसका नाम होता है सूहू, इस प्रोटैगनिस्ट का नाम सूहू है, जो कि कहता है सुनचुल तू द्वार से आ गया। सुनचुल जो कि कहता है अबे वो सुनचुल नहीं, मेरा नाम लियुनचुल है, ठीक है ना। अच्छा ऐसा है, अच्छा साइड हो। फिर सुनचुल जो कि कहता है साले तेरी वजह से मेरा पूरा स्कूल ही ख़राब हो गया। मैंने प्लान बनाया था कि मैं पूरे स्कूल पे कब्जा कर लूँगा, लेकिन तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सूहू जो कि कहता है हाँ तुझे तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, आखिरकार तू सेफली इस स्कूल से ग्रेजुएट जो हो पाया। सारे लोग जो कि इधर उधर बात कर रहे होते हैं, इस साले को अभी भी चैन नहीं है, या आखिरी दिन पे भी, यहाँ तक कि ग्रेजुएशन के लास्ट टाइम पे भी इसे रहा नहीं जा रहा और बच्चों वाली हरकतें कर रहा है। और आखिर क्यों वो उस बेचारे को परेशान कर रहा है जिसने अपने पेरेंट्स को खो दिया, लेकिन अभी भी वो मुस्कुराने की कोशिश कर रहा है, बेचारा सूहू। एंड तभी वो बंदा जो कि सूहू पे पंच करने वाला होता है, एंड तभी सूहू जो कि बहुत ही खतरनाक तरीके से उसके ऊपर एक बहुत खतरनाक घुटना मार देता है। लेकिन ये क्या, उस बंदे को ज़रा भी असर नहीं होता। सूहू जो कि इस वक्त में कह रहा होता है क्या तो सही से चैन की लाइफ भी नहीं जी सकता जब तक हम ग्रेजुएट हो जाएं। लेकिन ये सारी चीज़ें देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है कि उस बंदे को कुछ भी नहीं हुआ। वो बंदा जो कि एक हल्का सा पंच मारने ही वाला होता है उसके, लेकिन ये क्या, वक्त रहते हमारा सूहू जो कि उसे डॉज कर लेता है, लेकिन वो पंच एक लोहे के ड्रॉर पे जाके लगता है, ड्रॉर जो कि फट सा जाता है। सारे लोग ये अनबिलीवेबल पावर देख के हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक कि वो बंदा खुद भी ये चीज़ें देख के हैरान हो जाता है कि वो इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया। एंड अगर तुम लोगों को ये सब लग रहा हो कि ये क्या हो रहा है, तो फिर इस वक्त के अंदर डंजन ओपन होना शुरू हो गए हैं, एंड जिसकी वजह से लोगों के अंदर सडनली अवेकनिंग चालू हो गई है, एंड कुछ लोग जो कि कमज़ोर भी हो चुके हैं। एंड यही रीज़न है कि इन लोगों को अभी पता नहीं है कि इनके अंदर क्या हुआ है। उसके बाद फिर 2 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जब हमारा सूहू जो कि सेकंड ईयर की यूनिवर्सिटी स्कूल के अंदर होता है एंड वहाँ पे जा रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहीं पे एक डंजन ओपन हुआ होता है एंड वहाँ पे सारे लोगों को बिल्डिंग से दूर किया जा रहा होता है। एक्चुअली ये जो होता है ये एक डी रैंक का डंजन होता है एंड यहाँ पे हंटर्स को अंदर भेजा गया होता है। एंड इस टाइम पे बात चल रही होती है क्योंकि ये डी रैंक का डंजन है, तो फिर यहाँ से हंटर्स आराम से बाहर आने चाहिए। जो लोग हंटर्स नहीं हैं उन सबको यहाँ से साइड होना चाहिए क्योंकि ये जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तो सारे साइड हो जाए। इस वक्त में डंजन जो कि लगातार खुला हुआ होता है एंड लोग उसके आसपास ही होते हैं। फिर संजन वो बताता है कि जो गेट्स थे वो पिछले 3 साल पहले से खुलना शुरू हुए थे, मीन्स उस मूवमेंट से जब संजन वो की उस बंदे से लड़ाई हो रही होती है। एंड वो बताता है कि जब वहाँ से मिस्टीरियस क्रिएचर जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर थे वो बाहर ना आ जाए, इस वजह से लोग वहाँ पे उनको मारने के लिए जाया करते थे।
ताकि डंजन वापस बंद हो जाए। एंड इसी बीच में बहुत सारे लोग जिनकी अवेकनिंग भी हुई होती है, मतलब कि वो लोग माना को भी यूज़ करते थे, जिसकी वजह से वो अनबिलीवेबल पावर का भी यूज़ कर सकते थे। एंड जब से अवेकनिंग आना शुरू हुई तो फिर बहुत सारे ताकतवर हंटर्स भी निकल के आए एंड एक हंटर एसोसिएशन बनी, जो कि वू जिनचुल ने बनाई थी। एक ऐसी एसोसिएशन जिसके अंदर बहुत सारे के सारे हंटर्स को और पावरफुल लोगों को जिनकी अवेकनिंग हुई थी इकट्ठा किया गया एंड इसको नाम दिया गया हंटर्स। और अब से लोग दो लोगों में बटे हुए थे। पहला तो था अवेकनर और एक थे नॉन अवेकन। जो अवेकन थे वो ऐसे लोग थे जिनके पास पावर्स आई हुई थी। एंड उसके बाद दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी आए जिनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन उसके बावजूद उन्हें चींटियों की तरह चीज़ें मिला करती थी। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें सिर्फ चीज़ों को छूना पड़ता था एंड उन्हें वो सारी चीज़ें मिल जाती थी। एंड ये मूवमेंट था जब सारी चींटियों को अपने लिमिट्स के बारे में पता लग गया। फिर हमें दिखाया जाता है वो बंदा जिससे शुरुआत में हमारे सूहो को लड़ाई हुई होती है, उसने हमारे सूहो को बहुत बुरी तरीके से पीट दिया होता है। एंड सूहो इस वक्त में रियलाइजेशन होता है कि यही डिफरेंस है एक अवेकनर और एक नॉन अवेकनर में। यहाँ तक कि एक ई रैंक अवेकन भी अपने इस डिफरेंस को नहीं दिखा सकता। चाहे नॉन अवेकनर कितनी भी मेहनत कर ले, वो सामने वाले अवेकनर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इस वर्ल्ड में यही ऐसे ही चलती हैं सारी चीज़ें। आखिरकार अवेकनर ऐसे लोग हैं जिनको नॉन अवेकनर की कोई ज़रूरत नहीं। अगर अवेकनर डेंजन में जाके लड़ाइयाँ नहीं करेंगे तो डेंजन खुल जाएंगे एंड दुनिया बर्बाद हो जाएगी। और अगर नॉन अवेकनर ऐसा कुछ करेंगे तो फिर उससे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता। एक्चुअली सारे के सारे नॉन अवेकनर जो कि अवेकनर पे डिपेंड हैं, जिसकी वजह से सारे लोग जो भी लोग अवेकन हैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होते हैं। एंड इस वक्त में हमारा सूहू जो कि ड्राइंग्स बना रहा होता है एंड अपनी यादों को याद कर रहा होता है कि जब से उसके पेरेंट्स गए उसको सर्वाइवल के लिए दूसरों पर डिपेंड होना पड़ा। एंड वो वक्त था जब वो कुछ भी कर सकता था एंड उसे लगता था कि मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। लेकिन जब टाइम पास हुआ तो फिर सब कुछ ख़त्म हो गया एंड उसके हाथों से सारी चीज़ें छिन गई। वो बताता है कि उसकी माँ कहती थी कि तुम अपने पापा की तरह दिखते हो, और फिर वो सोचता है क्या आखिर मेरे पापा ने ऐसी पावरलेस सिचुएशन को कैसे फेस किया होगा जब वो कुछ भी नहीं कर पाते होंगे। फिर तभी दिखाया जाता है सूहू जो कि अपने ख्यालों से बाहर आ चुका होता है, लेकिन इस बीच में उसने इसी दौरान में एक ड्राइंग भी बना ली होती है जो कि उसके हाथ खुद ही चल रहे होते हैं। टीचर जो कि उसकी ड्राइंग को देख के कहते हैं आखिर तुमने ये क्या बनाया है, ये तो एक एंट है ना मेरे ख्याल से। उसके बाद फिर सूहू कहता है मुझे नहीं पता, मैंने ये खुद ही बना लिया था, मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। टीचर इसे देख के थोड़ा रियलाइजेशन करते हैं और कहते हैं ये कुछ ह्यूमन आर्ट कह सकते हैं हम इसे, आर्ट तो ये बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा सूहो जिसने बेरू को बनाया होता है, अगर तुमने सोलो लेवलिंग का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसके अंदर बेरू जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। एंड उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि डंजन जहाँ से लोग निकल के वापस आ रहे होते हैं एंड सारे लोग वहाँ से सही सलामत होते हैं। उसके बाद फिर वहाँ पे लोग बात करने लगते हैं डंजन के हंटर्स से, आपने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया, लेकिन वहाँ पे क्या चीज़ हुई आप हमें सारी चीज़ें बताओगे। वो बताते हैं ये डी रैंक हंटर डंजन था एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं हुई, हम इस चीज़ में कामयाब हो गए। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं थी कि यहाँ पे नए टाइप के मॉन्स्टर थे। वो एक ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर थे जिनके मुंह से फ्लेम निकल रही थी, आई मीन पूरे शरीर से ही फ्लेम्स निकल रही थी। लेकिन उन्होंने हमें ज़्यादा डैमेज नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ हमें अपने नाखूनों से और बाकी चीज़ों से हमला कर रहे थे। तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बल्कि बस सिर्फ एक स्क्रैच आई है जिसका ज़्यादा कुछ असर मुझ पे नहीं हुआ है। बाकी लोग कहते हैं कि अच्छा तो ये ऐसा डंजन था जिसके मॉन्स्टर को हम जानते नहीं थे, तो मेरा ख़्याल है कि अच्छी बात है कि आप सही सलामत वहाँ से वापस आ गए। उसके बाद फिर उस बंदे को जिसके स्क्रैच आई हुई होती है सडनली कुछ रियलाइजेशन होती है एंड उसका जो ज़ख्म होता है वहाँ से सडनली फ्लेम्स निकलने लगती हैं एंड वो फ्लेम्स बढ़ने लगती हैं। एंड वो बंदा जो कि उससे बात कर रहा होता है सडनली उसको आवाज़ देता है, लेकिन वो सुनता नहीं है एंड वो हंटर जो कि उस बंदे पे तुरंत हमला कर देता है एंड वहीं उसको खा लेता है। सारे लोग जो कि ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं और उन सबको ये सारी चीज़ें रियलाइज़ होती हैं कि वो बंदा जिसके भी ब्लू फ्लेम निकल रही होती है ठीक उन डंजन के मॉन्स्टर की तरह, उसके बाद फिर वो बाकी हंटर्स पे भी हमला कर देता है एंड जिनको भी वो काटता है वो सारे ज़ॉम्बी की तरह उसकी तरह बनने लगते हैं एंड बाकी लोगों पे हमला करने लगते हैं। एंड यही चीज़ चलती रहती है एंड नीचे के सारे लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं। ऊपर से सूहू जो कि उन सबको देख रहा होता है एंड हर जगह आतंक का माहौल बना होता है। सूहू जो कि ये सारी चीज़ें देखता है और वो सब जो कि खिड़की पे खड़े होकर बात कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि डंजन ब्रेक हो गया, मुझे तो नहीं लगता, लेकिन हमें जल्दी से कुछ ना कुछ करना हो। बाकी हंटर जो कि कह रहे होते हैं अरे तुम वेट क्या कर रहे हो, हमें इनसे जल्दी से ख़त्म करना होगा। वो कहते हैं नहीं, अभी हमें और ज़्यादा लोगों का वेट करना चाहिए। और फिर जो ऊपर खड़े हुआ एक हंटर होता है जो कि कहता है नहीं मैं नहीं जा रहा, आखिर मैं ई रैंक हंटर हूँ और मैं उनका क्या ही बिगाड़ सकता हूँ। सूहू जो कि ये सारी चीज़ें देख के रियलाइज़ कर रहा होता है एंड हमें दिखाया जाता है एक मॉन्स्टर
जो कि छत पे छलांग मारने वाला होता है। सूहू जो कि उसे ही देख रहा होता है एंड वो सडनली उन सब पे छलांग मार देता है। सूहू तो नीचे झुक के बच जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर दूसरे पे हमला कर देता है एंड ये मौका देख के सूहू वहाँ से भाग जाता है एंड वहाँ से भागने लगता है। तभी वहाँ पे एक लड़की जिसका फेस फिसल जाता है वो उससे हेल्प मांगती है, लेकिन सूहू जो कि अपनी आंखें बंद करके वापस भागने लगता है और कहता है मैं बाकी हंटर्स को बुला के लाता हूँ। एंड यहाँ पे उसे रियलाइज़ हो जाता है कि आखिर मैं क्या कर रहा हूँ, आखिर मैं क्या ही कर रहा हूँ। अगर मैं बाकी हंटर्स को बुलाने जा रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं उसे मरने के लिए यहीं पे छोड़ रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो कि एक नॉन अवेकन कर सकता है। आखिर मैं यहाँ पे कर ही क्या सकता हूँ, हद है यार। उसके बाद फिर वो हमारे संजिन को याद करता है, मतलब अपने फादर को, और कहता है फादर अगर आप होते तो फिर आप क्या करते हैं। एंड तभी उसके फादर जो कि उसकी तरफ देखते हैं एंड सडनली हमें दिखता है वो बंदा जो कि हमारी उस लड़की पे हमला करने वाला होता है, वो ज़ॉम्बी। एंड सडनली जैसे ही वो उस पे हमला करता है, हमारा सूहू जो कि उसके ऊपर एक फायर ब्रिगेड वाला सिलेंडर फेंक के मार देता है एंड उसके मुंह पे बहुत खतरनाक डैमेज कर देता है एंड कहता है डैड अगर आप मेरी जगह होते तो आप भी ऐसा ही करते हैं ना। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एक विंडो ओपन होती है एंड जिसके अंदर लिखा हुआ होता है तुमने पहले कुछ की रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है, जो थी हिम्मत दिखाना कमज़ोरों के होने के बावजूद भी। एंड यहीं से उसका जो मेन चीज़ होती है वो शुरू हो जाती है।